जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके बुक एनसीईआरटी का होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्या पर्याप्त है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखे हैं। तो हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिका अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती है, इसीलिए साधारण विसरण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति करने में अपर्याप्त है। इसका आंसर ये होगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि विसरण अपर्याप्त क्यों होता है बहुकोशिकीय जीवों के लिए। क्योंकि हम जानते हैं अगर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका शरीर एक कोशिका का बना होता है और वह विसरण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, इसीलिए वह विसरण की विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुकोशिकीय जीव में जो होगा वह आवश्यकता विसरण क्या होगा तो अपर्याप्त होगा। क्या होगा तो अपर्याप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कोई भी वस्तु सजीव है, कोई वस्तु निर्जीव है, तो हम किस मापदंड से कैसे हम पता करेंगे कि वह सजीव है या निर्जीव है। आइए देखते हैं उत्तर क्या लिखा गया है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम सजीव के लक्षण मापदंड का प्रयोग करेंगे। क्या होना चाहिए, हम देखेंगे कि उसमें गति हो रही हो या नहीं, है ना। उसमें देखें कि वृद्धि हो रही है या नहीं, श्वसन हो रही है या नहीं, मतलब इन सारे चीज़ों को हमको देख करके चलना होगा। हम जानते हैं कि सजीव मतलब वो क्या करेगा, सबसे पहले गति तो करेगा, श्वसन भी करेगा, है ना, और उसके बाद क्या करेगा तो उत्सर्जन भी करेगा। इन सारी क्रियाओं में जिसमें लक्षण दिख जाता है हम उसको बोलेंगे सजीव, यानी कि लिविंग थिंग्स उसको बोल सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग किसको बोलेंगे, जो गति नहीं कर सकता है, जो श्वसन नहीं कर सकता, जो उत्सर्जन नहीं कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे तो नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर है 3। क्या कहता है कि किसी जीव द्वारा किन सामग्री, किसी भी जीव द्वारा किन, है ना, कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। किस जीव द्वारा, देखिए ध्यान से, किसी जीव द्वारा कार्बन ऑक्सीजन का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो देखिए ध्यान से लिखा गया है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए हम श्वसन, वहन, उत्सर्जन, जनन आदि प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है ये अनुरक्षण जो होता है, यानी कि याद रखिएगा श्वसन, है ना, श्वसन भी, उसके बाद क्या है तो वाहन है, उसके बाद क्या है तो याद रखिएगा उत्सर्जन है, उसके बाद क्या है तो जनन है। क्या है तो जनन है। इन सारी चीज़ को होना बहुत ज़रूरी है अनुरक्षण के लिए, ठीक है। तो हमारी लैब प्रक्रम यानी जो प्रोसेस होती है ना, जो हमारी लैब में जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के लिए श्वसन तो बहुत ज़रूरी है, वाहन भी ज़रूरी है, उत्सर्जन भी ज़रूरी है और जनन भी ज़रूरी है। ये चार के चार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जीवन के अनुरक्षण के लिए हम श्वसन, वाहन, उत्सर्जन, है ना, जनन आदि प्रक्रम को आवश्यक हम मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 6.2 के पर आधारित जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अब हम यहाँ पर देखिए
अनुच्छेद जो है वो 6.2 पर आधारित करेंगे। पहला इसमें प्रश्न दिया गया है कि स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। अब देखिए ध्यान से हम समझ लेते हैं कि स्वपोषी क्या होता है, विषमपोषी क्या होता है। स्वपोषी जो होता है बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, अपना जो है ना भोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। और अपना भोजन जो होता है वह स्वयं नहीं बनाते हैं, वह दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, विषमपोषी कहेंगे। ठीक है, अब बताइए कि फूड जो खाना बनाएगा, जो भी अपना बनाएगा, वो सिर्फ पेड़ पौधे हैं, वो सूरज की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में क्या करता है ना, उससे ऊर्जा लेकर के अपना खाना क्या करते हैं, बनाते रहते हैं। कौन, तो पेड़ पौधे। यानी कि पेड़ पौधे देखा जाए तो वह स्वपोषी होते हैं, बाकी जितने जीव होते हैं सब क्या होते हैं, तो विषमपोषी या परजीवी होते हैं। यह हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं। इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा कि स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ को लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या करता है, तो संश्लेषण करता है। क्या करता है, तो संश्लेषण करता है, जो मैंने अभी बताया जस्ट, है ना, वो क्या करता है, संश्लेषण करता है। और उसके बाद जबकि विषमपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतःग्रहण करता है। क्या करता है, तो अंतःग्रहण करता है, वही होता है। आप ध्यान दे सकते हैं कि स्वपोषी है ना, स्वपोषी जो होता है वह खुद से अंतःग्रहण करता है। उसके बाद विषमपोषी जो होता है वह खुद से अंतःग्रहण नहीं करता है, वो दूसरे जीव से क्या करता है, दूसरे जीव के द्वारा किए गए जटिल पदार्थ को वो अंतःग्रहण करता है। तो आशा करते हो कि समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा ध्यान से कि अगला क्वेश्चन जो है वह है फोटोसिंथेसिस। मैंने इसके बारे में, इसके यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के बारे में अच्छी तरीके से मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें और समझें। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करते हैं। जो पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं, वो फूड जो बनाते हैं, पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, वह कच्ची सामग्री कहाँ से लाते हैं और कैसे खाना बना लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहले मैं पढ़ने से पहले बता दूं कि पेड़ पौधे वो H2O और प्लस इसमें क्या होता है, खनिज, है ना, खनिज, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं खनिज लवण, वह नीचे से लेकर के जाता है। फिर उसके बाद वह CO2 कहाँ से ले लेता है, तो वायुमंडल से, है ना, कहाँ से लेता है, तो वायुमंडल से ले लेता है। फिर उसके बाद वो क्या लेता है, H2O ले लेता है। और उसके बाद सूर्य का प्रकाश क्या लेता है, तो सूर्य प्रकाश, सनलाइट, ये भी कहाँ से लेता है, तो वायुमंडल से ले लेते हैं। और ये लेने के बाद क्या करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। तो इसमें कच्ची सामग्री कौन कौन आ गया है, आप ध्यान से देखते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड को वायु से, प्रकाश को सूर्य से, जल तथा अन्य खनिज लवणों को मृदा से प्राप्त करते हैं। यानी कि खनिज लवण जो होते हैं, मृदा का मतलब क्या होता है, तो मिट्टी, क्या होता है बच्चे, मिट्टी होते हैं। ठीक है, और ये मिट्टी से क्या करते हैं, तो ये प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, तो खनिज लवण। और खनिज लवण सारा चीज़ मिल जाता है, उसमें आप खाद मिला दीजिए, पानी रहेगा, सारा चीज़ क्या रहता है, उसमें मिला हुआ रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे आमाशय में जो होते हैं, आमाशय बोले तो पेट, है ना। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से, यह पिछला वीडियो मैंने बताया है आमाशय के बारे में, ये अम्ल की भूमिका क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे आमाशय अम्ल की भूमिका क्या होती है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका इस प्रकार है, हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि ये आमाशय जो होता है उसमें अम्ल की भूमिका क्या होते हैं। हमारे पेट में जब हम लोग खाना उना खाते हैं तो वह क्या होता है, ग्रास नाली के द्वारा, किसके द्वारा, तो है ना, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से देखिएगा ये होता है ग्रास नाली द्वारा, और यहाँ से क्या होता है, ये कहाँ आता है, तो आमाशय में। ये हो गया आपका आमाशय, जिसको हम
हम लोग पेट भी कह सकते हैं। इसमें क्या रहता है तो HCl, क्या है ये HCl। और HCl की भूमिका क्या होती है कि इसमें जो भी कीटाणु होते हैं, क्या होते हैं इसमें जो भी कीटाणु होते हैं वह कीटाणु क्या कर देते हैं तो नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, तो यही इसकी क्या है तो भूमिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि पाचक मतलब पच जाना, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य होता है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सॉरी देखिएगा ध्यान से कि पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को है ना वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल को में परिवर्तित कर देता है। मैंने बारीकी से बताया और यहाँ भी देख लीजिए ध्यान से और लिखने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा और एक एक करके याद कीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दें बच्चे कि पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट किसमें तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और वसा को वासीय में, ठीक है, अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। यही पाचक का काम होता है। अब देखिए एंजाइम क्या होता है। एंजाइम जो होता है कि मैंने बताया था कि कोई भोजन नहीं पच रहा तो उसे क्या करता है अलग से लेकर के क्या करता है उसको पचाने का काम करता है। तो ये सपोर्ट करता है, मतलब सहयोग करता है कि चलो तुम नहीं पच रहा है तो हम आते हैं पचाने। ठीक है, मतलब वो एंजाइम स्रावित होते रहते हैं। जैसे आप एक एंजाइम का नाम बताइए, जैसे कि लार, ये क्या था मुंह में होता है जो क्या करता है सॉफ्ट करने का मतलब प्रयास करता है कि टुकड़ा टुकड़ा हो जाए और खाना भोजन जो सॉफ्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए है ना क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखे मैं कि क्षुद्रांश के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुलियों जैसे प्रवर्धक होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे दीर्घरोम कहते हैं। और ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और दीर्घ रोम में है ना रुधिर मतलब क्या आता है खून वाहिकाओं की बहत्या होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक क्या करते हैं पहुंचा देते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से है ना पचे हुए भोजन को देखो जो भी हम खाना उना खाते हैं, अब ध्यान से इसको समझिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा है ना। मैंने जो पढ़ा है ये तो सिर्फ आपके लिए लिख दिया गया कि आप इसको लिख करके है ना याद कर ले, मगर यहाँ पर ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। जो भी हम लोग मान लो कि हम जो भी खाना क्या करते हैं खाते हैं, खाना उना खाते हैं ना, खाना खाते हैं तो खाना का अवशोषण पाचन कहाँ होता है तो याद रखिएगा वो होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है तो छोटी आंत में। और छोटी आंत में खाना का जो पचता है उसमें से जो भी निकलता है प्रोटीन के रूप में वह कहाँ मिल जाता है तो ब्लड में। कहाँ मिलता है तो ब्लड के द्वारा, यानी कि यहाँ बता देते हैं ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। बाकी इसमें जो हानिकारक और विषाक्त पदार्थ जो बनते हैं बच्चे वो कहाँ चले जाते हैं तो वो चल जाते हैं किसके द्वारा तो बड़ी आंत में। कहाँ जाते हैं तो बड़ी आंत में जाते हैं और बड़ी आंत से मल द्वार के द्वारा क्या होते हैं निकल जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है पचे हुए भोजन का अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांश को कैसे विकृत किया जाता है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे इतना ही है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो जरूर एक बार देखें। अगर हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं, चैनल का नाम हो गया सक्सेस बोर्ड, क्योंकि मैं लास्ट में बताता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर सहयोग कीजिएगा। अच्छा लगे तो, मैंने शुरू में नहीं बोला, लास्ट में आपके लिए अगर लगे कि आपके लिए वीडियो सही है, मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट दे पाया हूँ, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो आगे पाने के लिए है ना आप तैयार रहें। जय हिंद।